यदि आप बिल्कुल कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, किस दर्पण में वस्तु का दूर का भी प्रतिबिंब रहता है जो सदैव सीधा बनता है। इसका बिल्कुल सही जो उत्तर है आपका क्या है, ऑप्शन डी अर्थात समतल या उत्तल में। क्या है, समतल या उत्तल में। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न निश्चित रूप से यही पूछने वाला है। आप वीडियो को देखकर जाइए शुरू से अंत तक, और यदि प्रश्न यह नहीं पूछा जाए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऋणात्मक होती है। क्या होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कौन सा दर्पण है जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनाता है, तो वह है आपका उत्तल दर्पण। कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, इसका बिल्कुल सही उत्तर जो है अवतल दर्पण। किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने के लिए। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वह काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, इस तो सबको क्यों पता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो 7वां नंबर प्रश्न लोग देख रहे हैं कि कहां पर स्थित होने से, दिया हुआ है कि कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है। कहां पर स्थित होने पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका अनंत पर। कहां पे, अनंत पर स्थित होने से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो आपका बिल्कुल सही जो उत्तर है वो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो इसका जो सही उत्तर है आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m क्या है, ऋणात्मक है। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, तो उल्टा होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि किसी वाहन के पार्श्व से पश्चिम में दृश्य दर्पण किस का उपयोग किया था। हम दृश्य दर्पण के रूप में वाहन के साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है, तो यहाँ आप लोग उत्तल दर्पण दे सकते हैं, उत्तल दर्पण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और यही प्रश्न पत्र आपको मैट्रिक का जो सावधिक परीक्षा है उसमें पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी वाहन के पार्श्व में, हम लोग प्रश्न देखा किस गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहा जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी को क्या कहा जाता है, तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। और हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। दिया हुआ किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है। किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है, तो आपका सही होता है कि आपतन कोण जो होता है ना, परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो सकती है। तो 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल जो दर्पण है उसका फोकस दूरी आपको 16 सेंटीमीटर हो सकता है। कितना सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया हुआ है। हम लोग एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे ताकि कल वाले परीक्षा में हम लोग 48 में 40 ऑब्जेक्टिव बनाकर 40 में 40 अंक प्राप्त कर ले। देखिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कि ऐसा पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार कर पाता है वह क्या कहलाता है, तो वह आपका कहलाता है पारभासी पदार्थ। कौन पदार्थ कहलाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है अगला प्रश्न की गोलीय दर्पण की फोकस दूरिया क्या है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरिया दर्पण के किस स्थान से मापी जाती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरिया दर्पण के किस स्थान से मापी जाती है, इसका बिल्कुल सही जो उत्तर है ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। उसकी त्रिज्या है जो कितना होगी, तो उसको त्रिज्या आपका जो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह जो पेपर है बिल्कुल फाइनल पेपर है कल के लिए, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि अभिक्रिया जेडन
ZnO+CO और ZnCO2 में कौन अपचयित होता है? कौन है जो अपचयित होता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है जिंक, अर्थात Zn जो है अपचयित होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन के पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका बिल्कुल सही जो उत्तर है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न दिया हुआ है कि समीकरण Cu+O2 और बन रहा है कि Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह भी अभिक्रिया जो है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका O2 है। O2 क्या है? ऑक्सीकारक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, हम लोग देख पा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। इसका बिल्कुल सही जो उत्तर है क्या है? तो सही उत्तर है समीकरणों के द्वारा। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? समीकरणों के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वह प्रश्न है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सा अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में कौन पदार्थ है जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? इसका जो है सही उत्तर आपका है Ag2O। क्या है? Ag2O। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता? निम्नलिखित में कौन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है? तो इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है आपका लोहा। क्या है? लोहा अर्थात Fe। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि बैटरी अम्ल है सांद्र H2SO4 का। किसका अम्ल है? तो सांद्र H2SO4 का जो बैटरी अम्ल होता है वह है। चलिए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है टार्टारिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? टार्टारिक अम्ल होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में लिखा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? इसका बिल्कुल सही जो उत्तर है आपका HNO3 है। क्या? HNO3 है। हम लोग 48 में से 40% बिल्कुल आज इस वीडियो में देखकर कल जो है 40 में 40 सही सही उत्तर लाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है आपका क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है? निम्नलिखित में किसकी प्रकृति है जो अम्लीय है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है आपका। क्या है कि लाइम जूस का जो है प्रकृति अम्लीय है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का उपयोग होता है? वह औषधि जो है आपका एंटासिड है। क्या है? एंटासिड है। एंटासिड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो बिल्कुल लाल रंग में बदल देता है। कौन से रंग में? लाल रंग में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि टैक्रिया। क्या है? टैक्रिया किस जीव का श्वसन अंग है? टैक्रिया किस जीव का श्वसन अंग है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका क्या है? तो सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन सी अर्थात कॉकरोच का। किसका है? तो कॉकरोच का। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे। दिया हुआ है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्नलिखित में कौन है? पौधे का उत्सर्जी पदार्थ निम्नलिखित में कौन है? तो इसका उत्सर्जी पदार्थ जो होता है CO2 होता है, जो बिल्कुल ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहाँ होता है? तो दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होता है वह दिन में होता है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि गाढ़ कोशिका भित्ति कौन सी भित्ति मोटी होती है? यानी गाढ़
कोशिका की कौन सी भित्ति जो है मोटी होती है? इसका सही उत्तर है आपका भीतरी भित्ति जो होती है बिल्कुल मोटी होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि भोजन के पाचन में क्या है? भोजन के पूर्ण पाचन में निम्नलिखित कहाँ होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है कहाँ होता है? तो वो आपका सही उत्तर है छोटी आंत में। छोटी आंत में जो है भोजन का पूर्ण पाचन होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि सजीव में पाए जाने वाले प्रक्रम है। सजीव में पाए जाने वाले प्रक्रम क्या है? तो इनमें से सभी जो है सजीव में पाए जाने वाले प्रक्रम जैसे पोषण है, श्वसन है और जनन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? तो हरा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि आहार नाल का क्या है? कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो छोटी आंत है। कौन है? तो छोटी आंत सबसे लंबा भाग है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि करामा कुंचन क्या है? करामा कुंचन गति पाई जाती है। करामा कुंचन गति कहाँ पाई जाती है? तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात ग्रास नली में। कहाँ पाई जाती है? तो ग्रास नली में करामा कुंचन गति पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि पीत रस कहाँ से स्त्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्त्रावित होता है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है यकृत से। किससे स्त्रावित होता है? यकृत से स्त्रावित होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। मनुष्य का जो वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित होता है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है उत्सर्जन के लिए। किसके लिए संबंधित होता है? उत्सर्जन करने के लिए। अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि यहाँ वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत हो? वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात 0.03%। कितना है? 0.03%। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका नेफ्रॉन है। तो इस वीडियो में हम लोग 1 से 48 प्रश्न देखे हैं जो बिल्कुल वस्तुनिष्ठ है और यही प्रश्न मल्टी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।